हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम हिस्ट्री के कुछ एक क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं और संभावना है कि आपके आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस सीरीज का नाम हमने दिया है लक्ष्य सीरीज, क्योंकि यह आपके लक्ष्य को भेदने में काम आएगी। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन है हमारा, वेयर इज द टॉम्ब ऑफ कॉर्नवालिस सिचुएटेड। तो कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि यह कॉर्नवालिस कौन था। तो यह बंगाल का एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। इसका मकबरा कहाँ पर है? तो वो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पर आपको बताया कि यह बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, उसके बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल और अंत में वायसराय। तो ये आपको यहाँ पर पहले ध्यान में रखना है। जैसे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन था? तो वो था रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आपसे पूछा जाता है बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद आपसे पूछा जाता है भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वह कौन था? तो वो था विलियम बेंटिक। और उसके बाद आपसे पूछा जाता है भारत का पहला वायसराय, वो कौन था? तो वो था कैनिंग। दो क्वेश्चंस और बनते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल, तो वो था लॉर्ड माउंटबेटन। और एक बनता है स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल, तो वो था सी राजगोपालाचारी। अब ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस हमने यहाँ पर देखे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉर्नवालिस के बारे में। तो कॉर्नवालिस के बारे में कुछ एक क्वेश्चंस बनते हैं जो कि मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। जैसे कि बाहर ये जो कॉर्नवालिस था, इसी ने जो है तो भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी। यानी कि सिविल सेवा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो वह कॉर्नवालिस को कहा जाता है। इंडियन सिविल सर्विसेज का जन्मदाता किसे कहा जाता है? कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उसी तरह पुलिस सेवा का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? यानी कि आईपीएस का जन्मदाता भी किसे कहा जाता है? तो वो भी कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। एक क्वेश्चन इससे बनता है कि इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है तो कब लागू की थी? तो 1793 की यह बात है कि कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। एक और क्वेश्चन इससे बनता है कि इसने कॉर्नवालिस कोड, जिसे कॉर्नवालिस संहिता कहा जाता है, उसको कब जो है तो जारी किया था? तो उसको भी इसने जो है तो 1793 में ही जारी किया था। और बाद में चल करके इसकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु कब होती है? 1805 में। 1805 में जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका जो समाधि स्थल है वह कहाँ पर है? तो वह है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में। वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अच्छा, यहाँ पर हमने सबसे पहला ही पॉइंट डिस्कस किया कि इसने भारत में सिविल सेवा की शुरुआत की थी। तो सिविल सर्विसेज के बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि आपने ध्यान से सुने हैं। तो देखो, जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसकी शुरुआत कब हुई थी? उसकी शुरुआत 1853 में हुई थी। तो प्रारंभ में यह परीक्षा जो है तो इंग्लैंड में हुआ करती थी। बाद में चल करके कब जो है तो सिविल सर्विसेज एग्जाम भारत में होने लगा? तो होने लगा 1923 में। और सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले भारतीय आईसीएस अधिकारी बने थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कौन बने थे पहले आईसीएस अधिकारी? सत्येंद्र नाथ टैगोर। और कब बने थे? 1863 में। 1863 में जो है तो सत्येंद्र नाथ टैगोर प्रथम भारतीय आईसीएस अधिकारी बने थे। कुछ और भी फैक्ट मैं आपको अगर बताऊं, जैसे अरविंदो घोष की अगर बात करें, तो अरविंद घोष आईसीएस एग्जाम में घुड़सवारी की परीक्षा पास नहीं कर पाए थे। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का आपको पता है कि उन्होंने परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन उन्होंने बाद में त्याग पत्र दे दिया था। और एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अब 21 अप्रैल को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, यानी कि 21 अप्रैल 1947 की यह बात है, 21 अप्रैल 1947 के दिन ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिविल सर्वेंट्स को भारत का इस्पाती ढांचा कहा था। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने यहाँ पर देखे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन यहाँ पर, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट था। तो क्वेश्चन है हमारा, देयर इज ओनली वन इंस्क्रिप्शन इन विच अशोका हैज कॉल्ड हिमसेल्फ द किंग ऑफ मगधा, लज्जा मगधे। तो केवल एक ही शिलालेख है जिसमें अशोक ने खुद को मगध यानी कि लज्जा मगधे का राजा बताया है। तो वह कौन सा शिलालेख है? तो वो है भाबरू शिलालेख। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि ये जो भबरू शिलालेख है, अच्छा दो तीन शिलालेख मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि भबरू शिलालेख की यहाँ पे बात की गई है। तो भबरू शिलालेख में मौर्य सम्राट अशोक ने खुद को पियादसी लज्जा यानी कि मगध का राजा यहाँ पर कहा है। और इस शिलालेख में उन्होंने बुद्ध धम्म और संघ में अपनी आस्था जो है तो व्यक्त की है। उसी तरह एक आ गया रानी का शिलालेख। तो रानी के शिलालेख को ही जो है तो कौशंबी अभिलेख भी कहा जाता है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो रानी के शिलालेख में अशोक ने कहा है कि रानी करुवाकी को उनके उपहारों का श्रेय दिया जाना चाहिए। और उसके बाद जो है तो धौली स्तंभ शिलालेख की बात की गई है। धौली स्तंभ शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में यहाँ पर बात की गई है। कलिंग युद्ध की चर्चा यहाँ पर की गई है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और उसके बाद मास्की शिलालेख की यहाँ पे बात की गई है। इसमें राजा अशोक की देवनाम प्रिय उपाधि की पुष्टि की गई है। तो यहाँ पर देखो चार शिलालेख हमने पढ़े।
एक तो भब्रू शिलालेख हमने पढ़ा, इसमें मौर्य सम्राट अशोक खुद को पियादसी लज्जा यानी कि पियादसी मगध का राजा कहते हैं। उसके बाद हमने रानी का शिलालेख पढ़ा और रानी के शिलालेख को ही जो है तो कौशाम्बी अभिलेख भी कहा जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा धौली स्तंभ शिलालेख, इसमें कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा की गई है। और अंतिम हमने पढ़ा मस्की शिलालेख, जिसमें अशोक की देव नाम प्रिय उपाधि की पुष्टि की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अब आप सभी को पता है कि जब भी अशोक से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट होते थे वो हम पहले जो है तो वीडियोस में डिस्कस किया करते थे। तो चलो आज भी हम अशोक से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि अशोक जो है तो कौन से साम्राज्य का राजा था? तो यह मौर्य साम्राज्य का राजा था। अच्छा, मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार जो है तो गद्दी पर बैठता है और बिंदुसार के बाद जो है तो उसका पुत्र यानी कि अशोक गद्दी पर बैठता है। अशोक की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो अशोक कब जो है तो मगध की राजगद्दी पर बैठा? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बना हुआ है। हमीरपुर बोर्ड में यह क्वेश्चन बहुत बार बना हुआ है। तो अशोक जो है तो मगध की राजगद्दी पर 269 यानी कि 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा था। ये आपको ध्यान में रखना है। और अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 261 बीसी में, 261 बीसी में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग पर आक्रमण की चर्चा कौन से शिलालेख में की गई है? तो वो की गई है 13वें नंबर के शिलालेख में। अशोक के टोटल कितने शिलालेख हैं? तो वो है 14। इन 14 में जो 13वें नंबर का शिलालेख है उसी में जो है तो कलिंग पर आक्रमण की चर्चा की गई है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं मौर्य साम्राज्य के बारे में, वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे कि जो क्वेश्चंस हमीरपुर बोर्ड में पूछे गए हैं वही मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, जो कि आपने ध्यान से सुनने हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया था कि मौर्य काल के दौरान सर्वाधिक प्रयुक्त सिक्का कौन सा होता था? तो वो होता था कर्षपणा। ये आपने सुना होगा और ये क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा। उसी तरह एक और क्वेश्चन एग्जाम में बनता था कि मौर्य दरबार की राजभाषा क्या थी? तो मौर्य दरबार की राजभाषा थी मगधी। क्या थी? मगधी। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। और मौर्य वंश से संबंधित कौन सा पुराण है? तो किस पुराण में जो है तो मौर्य वंश की जानकारी यहाँ पर दी गई है? तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। ये है विष्णु पुराण। ये कुछ एक क्वेश्चंस होते हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि अशोक से संबंधित कितने शिलालेख हैं? तो अशोक से संबंधित जो है तो टोटल 14 शिलालेख हैं। और कितने स्तंभ लेख हैं? तो 7 जो है तो स्तंभ लेख हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी हो गई अशोक के बारे में, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गांधीज इंस्पिरेशन केम फ्रॉम हुज राइटिंग्स टू रन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट फ्रॉम? तो गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की प्रेरणा किसके लेखन से मिली थी? तो फ्रॉम द गीता, गीता से मिली थी, कुरान से मिली थी, फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ हेनरी डेविड थोरू से मिली थी, या फिर फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ मैकियावेली से मिली थी? तो किससे मिली थी? तो महात्मा गांधी जी को सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने की प्रेरणा जो है तो फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ हेनरी डेविड थोरू से मिली थी। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि महात्मा गांधी को सत्याग्रह की प्रेरणा कहाँ से मिली थी। ये आपको पता चल गया, हेनरी डेविड थोरू के निबंध सिविल डिसओबीडियंस से मिली थी। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर एग्जाम में पूछा जाता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो ये बात है 1906 की। बाद में चल करके जो है तो महात्मा गांधी ने 1906 में साउथ अफ्रीका में, कहाँ पर? साउथ अफ्रीका में अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। ये क्वेश्चन देखो बहुत बार एग्जाम में बनता है कि कब और कहां पर महात्मा गांधी जी ने अपने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो कब किया था? 1906 में। और कहां पर किया था? साउथ अफ्रीका में किया था। और किसके विरोध में किया था ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट के विरोध में जो है तो ये महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था। ये आपको यहाँ पर पता चल गया। अब महात्मा गांधी की बात आई है तो महात्मा गांधी से संबंधित कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहां पर हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था, माता का नाम पुतलीबाई गांधी था, पत्नी का नाम जो है तो कस्तूरबा गांधी था। इनके बच्चे कितने थे? तो इनके टोटल जो है तो 4 बच्चे हुए थे। कौन कौन थे? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। और इनका समाधि स्थल कहाँ पर है? तो इनका समाधि स्थल है राजघाट, दिल्ली में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। और महात्मा गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी? तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी 1948 को। 1948 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ये भी आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। एक दो क्वेश्चंस और मैं आपको बता देता हूँ महात्मा गांधी जी से। जैसे कि द इंडियन ओपिनियन, यह पत्रिका जो है तो किसने प्रकाशित की थी? तो द इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका जो है तो महात्मा गांधी जी ने प्रकाशित की थी। और कब की थी? 1903 में। और कहां पर की थी? तो ये की थी साउथ अफ्रीका में। ये आपको पता चल गया। एक आपने सुना होगा फिनिक्स आश्रम। तो फिनिक्स आश्रम की स्थापना किसने की थी? तो ये भी महात्मा गांधी जी ने ही की थी। और कब की थी? 1904 में की थी। और कहां पर की थी? ये इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है तो साउथ अफ्रीका के डरबन नामक शहर में की थी। ये आपको पता चल गया। उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि 1906 में महात्मा गांधी जी ने अपना पहले सत्याग्रह का प्रयोग जो है तो साउथ अफ्रीका में किया था।
और उसके बाद आपको ध्यान में रखना है कि महात्मा गांधी जी ने एक पुस्तक लिखी थी हिंद स्वराज। तो ये पुस्तक जो है तो कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1909 को। ये कुछ एक क्वेश्चंस है महात्मा गांधी जी से जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, अगले क्वेश्चन की बात करें। सो क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो निम्नलिखित में से कौन जो है तो प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का लेखक है? तो किन्होंने जो है तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दो तीन फैक्ट यहाँ से बनते हैं कि ये पुस्तक जो है तो कब पब्लिश की गई थी? तो यह पुस्तक जो है तो 1901 में पब्लिश की गई थी। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब इस पुस्तक में क्या कहा गया था? तो इस पुस्तक में इन्होंने ड्रेन थ्योरी यानी कि भारत से धन बहिर्गमन के सिद्धांत को जो है तो बताया था। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ एक पुस्तकें मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा जो कि आपने ध्यान में रखनी है। जैसे कि सबसे पहली पुस्तक है व्हाई सोशलिज्म। तो व्हाई सोशलिज्म नामक पुस्तक जो है तो किन के द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। उसी तरह द इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है? तो यह जो है तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई है। उसके बाद अनहैप्पी इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई है। उसी तरह अगर बात करें द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, यह किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह बी डी सावरकर के द्वारा लिखी गई है। और एक और पुस्तक की अगर बात करें जैसे कि इंडिया डिवाइडेड, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक जो है तो राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। ये भी आपने ध्यान में रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये आप नीचे कमेंट्स में बता दो। ओके, बाकी अभी तक अगर आपने हमको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहां पर जरूर हमें फॉलो कर लें। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी? हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस्ड द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम इन इंडिया? तो किसने जो है तो सहायक गठबंधन प्रणाली की शुरुआत की थी या फिर सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वो की थी वेलेजली ने। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब वेलेजली की यहाँ पे बात आई है और सहायक संधि की यहाँ पे बात आई है, तो इन दोनों के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। तो पहले तो वेलेजली का शासनकाल यहाँ पर देख लेते हैं, कब से कब तक था? तो 1798 से लेकर के 1805 तक इसका शासनकाल था। तो यह एक घोर साम्राज्यवादी अंग्रेज अधिकारी था, ये आप इसको कह सकते हैं। तो भारतीय राज्यों का विलय करने के लिए इसने क्या किया? इसने सहायक संधि प्रणाली लागू की। अब ये सहायक संधि प्रणाली थी क्या? उससे पहले आपको ध्यान में रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है? तो जब भी आपसे पूछा जाएगा सहायक संधि का जनक किसे कहा जाता है तो वो हो जाएगा डुप्ले। बट जब भी आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सहायक संधि प्रणाली लागू किसने की थी तो वो की थी लॉर्ड वेलेजली ने। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब ये सहायक संधि क्या थी? तो देखो, सहायक संधि स्वीकार करने वाले राज्य की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी थी वह अंग्रेजों की हो जाती थी। पहले तो आपको यही ध्यान में रखना है, एक पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जो देसी राज्य होता था, जो सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था, तो देसी राज्य को अपने क्षेत्र में अपने ही खर्चे पर एक सहायक सेना रखनी होती थी। तो ये हो गया इनका दूसरा पॉइंट सहायक संधि का। और तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, जो देसी राज्य होता था उसकी विदेश नीति और उसकी स्वतंत्रता, ये दोनों की दोनों जो है तो अंग्रेजों के हाथों में चली जाती थी। तो यही क्या थी? यही थी सहायक संधि। और सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य कौन था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है। तो सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला राज्य था हैदराबाद। हैदराबाद को जो है तो सन 1798 1798 में जो है तो हैदराबाद ने सहायक संधि प्रणाली जो है तो स्वीकार कर ली थी। अच्छा, हैदराबाद के बाद जो है तो किसने की थी? तो हैदराबाद के बाद आता है नंबर मैसूर का। मैसूर ने 1799 में सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। मैसूर के बाद आता है अवध। अवध ने 1801 1801 में जो है तो सहायक संधि स्वीकार कर ली थी। और उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे मराठे हो गए, तो मराठों के अलग अलग गुटों ने भी जो है तो सहायक संधि को स्वीकारा था। जैसे कि मराठों में एक गुट था पेशवा, तो पेशवाओं ने 1802 में, उसी तरह जो भोंसले हुआ करते थे उन्होंने 1803 में, और उसी तरह सिंधिया हुआ करते थे उन्होंने 1804 में। तो इन गुटों ने भी जो है तो सहायक संधि स्वीकारी थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में बनते हैं। और एक और पॉइंट आपको वेलेजली के बारे में ध्यान में रखना है। जो फोर्ट विलियम कॉलेज था उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना 1800 में की गई थी, यानी कि इसी के शासनकाल में की गई थी। अब फोर्ट विलियम कॉलेज क्या था? जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज होती थी, तो आईसीएस में जो भर्ती युवक होते थे उनको प्रशिक्षण देने के लिए जो तो 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ये वही है जो मैंने आपको बता दिया, ये वही यहाँ पर लिखा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, कुमारन आसन निम्नलिखित में से किस राज्य के सामाजिक पुनर्जागरण से जुड़े थे? कुमारन आसन इज एसोसिएटेड विद द सोशल रेनेसेंस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो यह केरल से जुड़े थे, तमिलनाडु से जुड़े थे, आंध्र प्रदेश से जुड़े थे, या फिर इनमें से कोई नहीं?
तो ये जो कुमारन आसन थे, यह जो है तो केरल से जुड़े थे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि केरल में जो है तो 3 जो है तो त्रिमूर्ति कवि थे। केरल में जो है तो 3 त्रिमूर्ति कवि थे। यहाँ पर मैंने नीचे भी लिखा हुआ है, जैसे कुमारन आसन थे, जिन्हें महाकवि कुमारन आसन के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत के केरल के त्रिमूर्ति कवियों में से एक थे। वे एक दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री नारायण गुरु के शिष्य थे। तो यहाँ पर बात आई है दक्षिण भारत के केरल के त्रिमूर्ति कवियों की। तो त्रिमूर्ति कवियों में एक तो नाम आपको पता चल गया, कुमारन आसन। अच्छा, वो 2 अन्य कौन से नाम हैं? तो 2 अन्य नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो है वल्लथोल नारायण मेनन और एक है उल्लूर एस परमेश्वर अय्यर। ये 3 कौन है? तो यह दक्षिण भारत के केरल के त्रिमूर्ति कवि हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। देखो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं जो कि फैक्चुअल ऐसे ही पूछे जाते हैं। सिंपल आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कुमारनासन कौन थे, कहाँ से थे। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन जाते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के साथ जो है तो खत्म हुआ था? विद विच ट्रीटी डिड द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर एंड्स? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया, कब हुआ था? टोटल कितने आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे? ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलो पहले तो इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी, तो वह किस संधि के साथ जो है तो खत्म हुई थी? तो वो हुई थी मद्रास की संधि के तहत खत्म। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ी सी पृष्ठभूमि, थोड़ी सी हिस्ट्री में आपको बताऊंगा, बिल्कुल सरल शब्दों में आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो आप सभी को पता है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1565 में। तो जब तालीकोटा का युद्ध हुआ, तो उसके पश्चात जो विजयनगर साम्राज्य था, तो विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर कुछ एक स्वतंत्र राज्यों का जन्म हुआ था। उनमें से जो है तो मैसूर भी एक प्रमुख राज्य था। अब उस समय की बात है कि मैसूर पर जो है तो वाडियार वंश का शासन था, लेकिन बाद में चल करके हैदर अली आता है और हैदर अली जो है तो मैसूर राज्य का शासक बन जाता है। तो हैदर अली कब जो है तो मैसूर का शासक बनता है? तो वो बनता है 1761 में, और ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बनता है। अब हैदर अली यहाँ पर बन जाता है और हैदर अली जो है तो अंग्रेजों को उनके कार्यों के लिए प्रतिबंधित करता है, इसलिए जो है तो अंग्रेज इससे चिढ़ते थे। अब अंग्रेज इससे चिढ़ते थे, इसी के कारण जो है तो आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं। अब ये टोटल कितने होते हैं? तो वो होते हैं 4। तो यहाँ पर जो है तो आंग्ल मैसूर युद्ध की पृष्ठभूमि यहाँ पर तैयार हो जाती है। तो फर्स्ट एंग्ल मैसूर वॉर, यानी कि पहला आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है? तो वो होता है 1767 से लेकर के 1769 के बीच में। और ये किन के मध्य में होता है? तो यह हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य में होता है, या फिर आप कह सकते हैं हैदर अली और मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच में यह लड़ा गया था। तो इसमें हैदर अली जीत जाता है, और यह युद्ध जो है तो किस संधि के तहत खत्म हुआ? ये मैंने आपको बता दिया कि यह युद्ध जो है तो मद्रास की संधि के तहत खत्म हुआ। उसके बाद द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, और ये कब होता है? 1780 से लेकर के 1784 तक। अब ये वाला युद्ध जो है तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हैदर अली जो है तो घायल हो जाता है, और घायल होने के कारण हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। 1782 की यह बात है। तो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। अब हैदर अली का पुत्र होता है टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो है तो उसके बाद अंग्रेजों से युद्ध जारी रखता है, और अंत में जो है तो इन दोनों के मध्य में मंगलौर की संधि हो जाती है। तो मंगलौर की संधि यहाँ पर हो जाती है। फिर बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। तो थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर था, वह होता है 1790 से लेकर के 92 के बीच में। और उस समय कौन था? तो उस समय था कार्नवालिस। तो कार्नवालिस क्या करता है? यह आरोप लगा देता है कि टिप्पू ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है तो फ्रांसीसियों से गुप्त समझौता कर लिया है। और इसी के चलते जो है तो क्या करता है कार्नवालिस जो है तो 1792 की बात है, श्रीरंगपट्टनम के किले को घेर लेता है, और श्रीरंगपट्टनम की संधि के लिए जो है तो टिप्पू सुल्तान को मजबूर कर देता है। अब यहाँ पर क्या होता है कि टिप्पू को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को और उसके सहयोगियों को देना पड़ता है, और युद्ध हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने पड़ते हैं। तो ये युद्ध समाप्त होता है श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत, ये आपको पता चल गया। और लास्ट में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1799 की यह बात है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि 1799 में जो है तो कौन जो है तो गवर्नर जनरल था? तो वो था वेलेजली। तो वेलेजली जो है तो मैसूर के पास है, मैसूर राज्य के पास, यानी कि टीपू सुल्तान के पास जो है तो सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता है, बट टीपू सुल्तान जो है तो इसे मानने से इनकार कर देता है। तो वेलेजली क्या करता है? वेलेजली आक्रमण कर देता है, और टिप्पू सुल्तान जो है तो लड़ता हुआ श्रीरंगपट्टनम के किले के द्वार पर मारा जाता है। तो इस तरह यह 4 युद्ध थे, जो कि मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। ये यहाँ पर वही लिखा गया है जो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है हमारा, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड रेड क्रॉस एंड रेड क्रेसेंट डे? तो किस दिन को विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रेसेंट दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 8 मई को। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये जो रेड क्रॉस संस्था है, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि रेड क्रॉस, ये जो संस्था है, इसकी स्थापना कब की गई थी?
तो इसकी स्थापना आप सभी ने ध्यान में रखना है 8 मई 1863 1863 को की गई थी। और किन्होंने की थी? हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। और कहाँ पर की थी? जनेवा में की थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो रेड क्रॉस संस्था है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये भी पूछा जाता है। तो इसका मुख्यालय भी आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय जो है तो जनेवा में है। अब इस संगठन को जो है तो 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। कितनी बार? 3 बार। कब-कब किया जा चुका है? एक तो 1917 में किया जा चुका है, एक 1944 में किया जा चुका है और एक 1963 में किया जा चुका है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में बनता है कि कब जो है तो रेड क्रॉस संस्था को 3 बार शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। अब अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो भारत में रेड क्रॉस की स्थापना जो है तो कब की गई थी? तो 1920 में की गई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक पॉइंट आपको पता चल गया कि विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब देखो कुछ और भी अंतरराष्ट्रीय संगठन हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं, जो कि आपको पता होने चाहिए। जैसे कि यूएन का आपसे पूछा जाता है, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 24 अक्टूबर 1945 1945 को। और यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क में। ये आपको पता चल गया। उसी तरह आपसे पूछा जाता है आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना 1919 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। उसी तरह आपसे पूछा जाता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1944 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है वाशिंगटन डीसी में, यानी कि यूएसए में। उसी तरह कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी स्थापना जो है तो 1944 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है? तो वो है यूएसए के वाशिंगटन डीसी में। उसी तरह वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करें, इसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है जिनेवा में। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो वो है रोम। रोम यानी कि इटली में है। ये भी आपको पता चल गया। कुछ और की भी अगर बात करें, जैसे कि आपसे कई बार पूछा जाता है इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना कब की गई थी? इंटरपोल की स्थापना 1923 में की गई थी और वर्तमान में इंटरपोल में कितने सदस्य हैं? तो वो है 196, 196 जो है तो इसके सदस्य हैं। इंटरपोल से एक क्वेश्चन बनता है जो कि आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि रेड कॉर्नर नोटिस जो है तो जारी कौन करता है? तो रेड कॉर्नर नोटिस जो है तो कौन जारी करता है? तो वो करता है इंटरपोल। ये आपको ध्यान में रखना है। और इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है फ्रांस में। ये भी आपने ध्यान में रखना है। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो है तो हिंदी के कुछ एक शब्द दिए गए हैं और उनके जो है तो पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं। जैसे कि आँख के कुछ एक पर्यायवाची शब्द जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। नयन हो गया, लोचन हो गया, चक्षु, अक्षि, दृग और नेत्र। उसी तरह अगर बात करें अमृत की, तो अमृत के पर्यायवाची शब्दों में सुधा हो गया, अमी हो गया, पीयूष, सोम, ये आपको पता चल गया। और आग का भी आपको ध्यान में रखना है। अग्नि हो गया, अनल हो गया, पावक, ज्वाला, हुताशु, कृषाणु। तो ये कुछ एक क्वेश्चन थे जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।